चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कल मैंने आपको ये बातें बताई कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको यदि एक्सेलरेशन टाइम चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है tan थीटा निकालना, मतलब स्लोप निकालना। ओके, और अगर आप यहां से यहां जाते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। किसका, vt का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, धीरे धीरे हम इसके क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इतना पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया। ये नहीं हुआ, ये इसके पहले वाला किया, ये नहीं किया, ये तो कल करवा रहा था मैं। ठीक है ना। देखिए, the velocity time graph of a particle in one dimensional motion is given below, shown in figure। आपके सामने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। ये देखिए, ये है v और ये है आपके सामने t। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये बढ़ रहा, देखिए आपके सामने हालात ये, और ये है टाइम t1 और ये है टाइम क्या, t2। ठीक है ना। ये vt ग्राफ है और आपके सामने ये दो स्लॉट में t1 और t2 में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। अब सबसे पहला आपके सामने दिया गया, which of the following formula are correct for describing the motion of the particle over the time interval t1 to t2। टाइम इंटरवल t1 to t2 के गति के लिए, के मोशन के लिए इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है, आपको ये बताना है कि टाइम इंटरवल t1 से t2 के लिए कौन सा इसका आपके पास ऑब्जेक्टिव सही है। नंबर 1, पहला आपका ऑब्जेक्टिव है xt2 इक्वल टू x at t1 प्लस v t1 प्लस t into t2 minus t1 plus 1 upon 2 a t2 minus t1 का स्क्वायर। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट at t2 is equal to displacement at t1 plus v into t2 minus t1 plus 1 upon 2 a t2 minus t1 का स्क्वायर। दूसरा है v velocity at t2 equal to velocity at t1 plus a t2 minus t1। ठीक है ना। v एवरेज, ये सारे के सारे हमें दिए गए हैं और एक एक हमको वेरीफाई करना है कि कौन सा पार्ट सही है। ठीक है, तो इसमें बुकलेट निकाल लीजिए, आप लोग बुकलेट निकाल लीजिए। बुकलेट निकालिए। हाँ, लिखिए C, D and F are true। C, D और F ट्रू है। C, D और F ट्रू है। C, D और F ट्रू है। The correct formula describing the motion of the particle at C, D and F, the given graph has non-uniform slope। The correct formula describing the motion for the particle is CDF. The given graph has non-uniform slope. So formula A, B and E are cannot describe the motion of the particle। A, B और E 6 दिया था नहीं क्वेश्चन आपको, नहीं दिया ना। ओके, चलिए फिर क्लियर करना पड़ेगा एक एक। देखिए यहाँ पर ये जो मोशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मोशन जो है लीनियरली यूनिफॉर्म दिख रहा है। यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपको कैसे समझाया जाए। C, D and F are true। C, D and F। C average equals to x t2 minus t1 and t2 minus t1। ओके, एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ t2, a एवरेज इक्वल्स टू। ठीक है, देखिए लिखो, पहले लिखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। हाँ बच्चों देखो, एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपको। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू
यहां से लेकर के यहां तक ये मोशन थोड़ा, एक्चुअली ग्राफ जो बना है ये लीनियर है, ये ग्राफ यहां पर लीनियर है, लीनियर ग्राफ है यहां पर, ठीक है। ये यहां पर ग्राफ जो है लीनियर है। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, देखो v एवरेज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। v एवरेज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है, नोट करो, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो S2 मतलब डिस्प्लेसमेंट एट T2, तो इसको यहां पर x T2 लिख दिया गया है। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, यू कैन राइट इट x एट द पॉइंट ऑफ T2, डिस्प्लेसमेंट को x से भी शो करते हैं, तो x एट द प्लेस ऑफ T2 माइनस x एट द प्लेस ऑफ T1 अपॉन T2 माइनस T1। नोट करिए, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी इससे दी जा सकती है x T2 माइनस x T1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, ठीक। देन नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू v एट T2 माइनस v एट T1 अपॉन T2 माइनस T1। लिखो, वेलोसिटी एट T2 माइनस वेलोसिटी एट T1 अपॉन T2 माइनस T1। बेटा एनसीईआरटी में बुलाया कोई फिजिक्स की, चलो कोई बात नहीं। v एट T2, v एट T1 ओके अपॉन T2 माइनस T1। ये हो गया एवरेज। देन इसके बाद आपको बताना है, हाँ ये हो गया, एवरेज निकाल लिया हमने। क्या निकाल ली? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एवरेज आप नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी निकाल सकते हो, यूनिफॉर्म के केस की कोई जरूरत नहीं है। अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये आपको ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है? ये वेरिएबल ग्राफ है कि यूनिफॉर्म ग्राफ है? वेरिएबल है, वेरी गुड बेटा, है ना। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी यूनिफॉर्म होने की कोशिश की है बट हुआ नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये वेरिएबल ग्राफ है, बिल्कुल वेरिएबल ग्राफ है, 101% वेरिएबल ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक का डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर st से vt जाना हो तो आप डिफरेंशिएशन करते हो, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलता है आपको? st मतलब डिस्प्लेसमेंट और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। मतलब आप यहां से लेकर के यहां तक का यदि इंटीग्रेशन कर दोगे तो जो एरिया मिलेगा वो एरिया आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट करोगे? T2 से, S at T2 माइनस S at T1। ये समझ लो, अरे ये तो है डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे लिख सकते हो? या तो मैंने ये सिखाया है S2 माइनस S1, तो बात तो यही हुई ना भाई, T2 पॉइंट के लिए कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? T1 पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल माइनस नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया ऑफ VT ग्राफ विद व्हिच एक्सिस? टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस, यहाँ पे टाइम एक्सिस है। तो देखो इसमें जो लास्ट पॉइंट है ST2 माइनस ST1 इक्वल टू एरिया
तो ये जो है ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। इस जो क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो ये तीन ऑप्शन ट्रू हुए हैं। नंबर 1 एवरेज वेलोसिटी वाला, एवरेज एक्सेलरेशन वाला और ये लास्ट वाला ऑप्शन। तो मैं आपको ये लास्ट ऑप्शन दिखाता हूं कैसे लिखा हुआ है, देखिएगा मैं पढ़ रहा हूं। यस, xt2 माइनस xt1, x बोल दिया, x बोल दो, डिस्प्लेसमेंट को क्या फर्क पड़ता है बच्चों, s बोलो, x बोलो, y बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नाम है केवल। xt2 minus xt1 equal to area under vt curve bounded by the time axis and the dotted line. Correct or not correct? Are you agree? Yes, so this is also correct. Note it down, note करिए इसको। नोट करिए। अभी नहीं आया समझ में पूछना, 50 बार पूछना, जितना मन में डाउट है उतने बार पूछना, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, ये सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, सबसे ज्यादा कंसेप्ट वाला। अभी ये चलेगा, फिर फोर्स चलेगा, फिर एक बार तो कंसेप्ट बन गए तो फिजिक्स समझ में आना शुरू हो जाएगी। यस, तो xt2 minus xt1, what is this? This is delta s, change in displacement, equal to what? Area of the vt graph with the x axis, with the time axis. Agree not agree? But for this situation ये किसके लिए अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, ये अभी हम किसके लिए लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ गया ना। वैसे ये फॉर्मूला हर जगह लग सकता है, हर जगह, मैंने कोई कहीं मना नहीं किया। ओके, ये ठीक है ना। यस, और कौन सा सही निकला, ये निकला, और कौन सा सही निकला, ये निकला। अब आप मुझसे बोलोगे सर ये गलत साबित करके बताओ ये गलत क्यों है ना। ये उसने कहा है which of the following formula is correct, NCERT क्वेश्चन दिस इज, इसमें से कौन सा सही है, तो मैंने कहा C सही, D सही और F सही। अब गलत क्यों है ये मैं बता देता हूं आपको। गलत देखिए बच्चों, V equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square and V square equal to U square plus 2AS, ये तीनों ही फॉर्मूले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कब लगते हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, ये कब लगते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, कैसा, पैरेलल टू एक्सिस और इंक्लाइन टू एक्सिस। यस, जब इंक्लाइन टू एक्सिस होगा तब गाड़ी बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगी। समझ में आया, तब ये लगा करते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला तब लगेगा। ये फॉर्मूला आपको कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो पहले नंबर पे यही है, मगर इन लोगों ने घुमा करके दिया है इस चीज को। कुछ नहीं, इसको यहां ले आओ, देखो x at t2 minus x at t1, what is this, ये तो है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। x at t2 minus x at t1 equal to ut vt1 t1 टाइम पर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, vt1 इनटू टाइम का गैप t2 माइनस t1 प्लस हाफ a टाइम का गैप t2 माइनस t1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ निशा, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर हुआ। तो इसी को घुमा करके लिखा है इन लोगों ने, xt2 माइनस xt1 को s बोल दिया, आया ना। s displacement equal to final position minus initial position. What is displacement? It is difference between final position and initial position. यही तो पढ़ाया ना मैंने, तो इसको इन लोगों ने ऐसे लिख दिया। Now what is this? This is first law, velocity at final point. Yes, ग्राफ ये था, ऐसा कुछ ग्राफ गया था। Yes, ऐसा कुछ ग्राफ गया था। This is time t1, this is time t2. हाँ, टाइम t2 पर वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v2। इसी को v2 ना लिख करके मूर्ख बनाते हैं, लिखते हैं v at t2, और उसका नाम परेशान करने के लिए जबरदस्ती में v at t2 मतलब वेलोसिटी है टाइम t, इसी को v लिख देते हैं, आया ना। और इसी को मैं स्टार्ट वाली वेलोसिटी को u लिखता था, तो इन लोगों ने इसका नाम लिख दिया v at t1, आया ना। तो फॉर्मूला क्या होता था, v equal to u plus a into t, आया ना। Now velocity at t2 equal to what is u, velocity at t1 plus a into time का गैप t2
t1। अब टाइम का गैप हम डायरेक्टली t लिख देते थे कि 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड बराबर 2 सेकंड, बट ये लिखते हैं 4 माइनस 2। तो ये तो आपका एनालिसिस करने का तरीका है ना। हाँ देखो v इक्वल टू u प्लस at, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पर सही बैठेगा? नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म। इन नॉन यूनिफॉर्म में फॉर्मूला नहीं लगता। क्लियर? यस। तो ये वाला भी गलत हो गया है ना, ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया, ओके ये सही हो गया। नाउ नेक्स्ट ये देखिए xt2 माइनस xt1 इक्वल टू v एवरेज t2 माइनस t1 प्लस हाफ एवरेज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। s इक्वल टू v एवरेज t2 माइनस t1 प्लस 1/2 एवरेज t2 माइनस t1। नो, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है ना। तो अभी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आएगी। अभी इसको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया, बट दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। टुडे इज योर होमवर्क, सर्च दिस क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी, पर इसको सॉल्व कर लेना एक बार। ओके, आंसर नंबर लिख लो, ए लिख लो, सी डी एंड एफ इज करेक्ट। सी डी और एफ करेक्ट है एंड रेस्ट ऑल रॉन्ग, रेस्ट आर इनकरेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Okay, in which of the following example can the body considered as the point object? इनमें से किस में क्वेश्चन में आप बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो? हाँ, सी वाला पहले सुन तो लो, पहला वाला। A railway carriage moving without jerk between the two station। एक रेलवे है और दो स्टेशन के बीच में मूव कर रही, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली यस, फर्स्ट पॉइंट यस, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। दिया आपकी बुक में, बुकलेट में? हाँ, लिख लो यस, इट्स ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकंड, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। एक मंकी है और वो आदमी के सिर पे बैठा हुआ है, तमाशा दिखाने वाला। वो आदमी मूव करता जा रहा है, मंकी मूव करता जा रहा है, क्यों नहीं होगा? होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। मोशन कौन कौन कर रहा है? मंकी कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि आदमी कर रहा है इसलिए मंकी कर रहा है। तो मोशन जितना चलेगा उसके रिस्पेक्ट में मंकी का साइज नेग्लिजिबल हुआ ना, वो राउंड पे राउंड मारे जा रहा है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मोशन में होगा नहीं। ये बताओ मंकी की साइज बड़ी कि मोशन की साइज बड़ी? मोशन बहुत बड़ा है ना, मोशन बहुत बड़ा हुआ ना। अरे वो 100 चक्कर मार लिया मान लो पार्क के, तो मंकी की तो इतना सा है, 100 चक्कर तो बहुत बड़े बड़े हो गए। बोलो हाँ है ना? तो इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, यस। The size of a monkey is very small compared to the size of the circular track. Therefore, the monkey can be considered as the point object on the track. Yes, first, the size of the carriage is very small as compared to the distance between the station. जो बोगी है, बोगी एक गाड़ी की साइज बहुत कम है, समझ गए ना? तो इसलिए वो है। नेक्स्ट, a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground, the size of a spinning cricket ball is comparable to the distance in which turns sharply on hitting the ground, hence cricket ball cannot be considered as point object। है ना? केवल अगर पूरे मैच के दौरान की बात होती तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर होता, ठीक है ना? मगर यदि आपने थोड़ी देर के लिए टर्न, शार्प टर्न किया है, उसको थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस महसूस की है, तो दैट इज नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने इस पेन को लिया और मैंने इस पेन को ये खसका दिया, इज दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट? नो, बिकॉज पेन इतना बड़ा और डायमेंशन तो और छोटी। बोलो हाँ या ना? अब मैं इस पेन को यहाँ से दिल्ली जाऊं, कल लेके जेब में लेके घूम के आ जाऊं यहाँ वापस। अब यहाँ से दिल्ली जाने में और दिल्ली आने में पेन ने डिस्टेंस तो ट्रेवल करी ना, क्योंकि मैंने ट्रेवल करी और मेरे जेब में पेन था, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये पेन क्या होगा उस समय? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर नॉट क्लियर? अगर साइज वर्सेस ट्रेवल्ड लेंथ, फुटबॉल पाथ लेंथ, हाँ फुटबॉल बहुत छोटी होती है, मगर फुटबॉल को तुमने केवल थोड़ा सा ढड़का दिया, इतना सा, फुटबॉल एक रोल मार गई। अब जितना उसने लेंथ ट्रेवल किया उसके रिस्पेक्ट में उसका क्या डायमीटर नेग्लिजिबल है? नो। बट फुटबॉल को आप एक मैदान में खेल रहे हो, 24 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 12 एक टीम के 12
किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा, कहो हाँ या ना। उस समय फुटबॉल का साइज नेग्लिजिबल हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। सी यस और नो? ओके यस। नेक्स्ट, a tumbling beaker that has slipped off edge of the table। एक मेरे पास ये बीकर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है और ये गिर गया, नीचे आ गया, बताओ पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितना ट्रेवल किया? 1 2 3, इसका 3 गुनी तो ट्रेवल किया इसने। अगर इसको मैं बहुत एक एरोप्लेन से जाके फेंकता, दैट टाइम मे बी कि इसकी हाइट, इसकी साइज नॉन कंपैरेटिव होती। ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, समझ में आया चारों? यस। Why can speed of the particle cannot be negative? Because depends upon distance, and when distance cannot be negative, you cannot take speed negative. It is rate of change of distance. Next, is it possible in straight line motion that particle have zero speed and non-zero velocity? क्या possible है कि particle की speed zero हो और velocity zero ना हो? पार्टिकल की स्पीड जीरो हो और वेलोसिटी जीरो ना हो, इट इज पॉसिबल इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन पहले ही कह दिया, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। अरे बोलो हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन में सारी चीजें तो सेम हो जाती है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर उसका स्पीड जीरो हुआ है कहीं जाके, मतलब वेलोसिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो। समझ में आया ना? यस। आंसर नो, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा? सब हवा हवाई तो नहीं हो रहा, ठीक ना? यस। ए कार इज मूविंग विद ए 50 वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट फॉर्मूला। ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, ये कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर विद ए स्ट्रेट लाइन। हेड ऑफ ए जीप, पीछे जीप चल रही है, बोलेरो, ये जीप चल रही है पीछे। ओके, जीप मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, है ना? यस। और ये 50, ठीक है ना? ये इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये इसको फॉलो कर रही होगी। ओके, हाँ, हाउ वुड द रिलेटिव वेलोसिटी अल्टर्ड इफ जीप अहेड ऑफ कार? अगर ये इसके आगे चली जाए चल के, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? हाँ, अभी कितना होगा डिफरेंस? 50 माइनस 75, है ना? 50 माइनस, सॉरी, देखो, यस, दिस इज थीफ, दिस इज पुलिस, याद आया? थीफ, पुलिस, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थीफ, देखो, V12, ऐसे याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू V1 माइनस, जिसको रिस्पेक्ट देते हैं उसको पीछे, जिसको रिस्पेक्ट देते हैं उसको पीछे। अब ये है, हमको निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको आगे और इसको पीछे। 75 माइनस 50, आंसर कितना? 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब भले 75 से चल रहा है, मीटर पर किलोमीटर पर आवर, भले 75 से चल रहा है, मगर इसको जो नेट स्पीड फील करेगा इसके रिस्पेक्ट में, वो क्या है? 25। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 75 में चल रहा है, हमारे और आपके रिस्पेक्ट में 75 में जा रहा है, बट इसके रिस्पेक्ट में 25। अब ये आगे हो गया, अब ये हो गया 50, कार आ गई पीछे 50, और ये आ गया 75 जीप वाला। समझ में आ रहा है? ये आ गया क्या? 75। क्लियर? नाउ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे बदलती है? अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, फिर से इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में उसको पीछे रखते हैं, तो अगेन वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। जीप की वेलोसिटी कितनी? 75। कार की वेलोसिटी कितनी? 50। आंसर अभी भी कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। इज इट चेंज और नॉट चेंज? नो चेंज, दोनों सेम
वेलोसिटी से जा रहे हैं कोई चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी। ओके, आंसर नो चेंज। ऑल पॉइंट क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ओके, हमेशा फॉर्मूला याद करो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू ए माइनस बी। जो रिस्पेक्ट देते हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं, आप आइए आगे, हम पीछे रहेंगे, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the two linear velocity and linear acceleration give the direction of motion of a body? इसमें से कौन सा linear velocity देती है, linear acceleration? Which of the two linear velocity or linear acceleration give the direction of the motion of the body? बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में कौन बताता है, linear velocity या linear acceleration? हाँ, आंसर इज linear velocity. What is velocity? Rate of change of displacement. तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, यस और नो? ओके, तो आंसर लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट, बट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद वेलोसिटी। समझ में आया ना? तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज के बारे में कौन बताएगा, वेलोसिटी बताएगी, और वेलोसिटी के चेंज के बारे में एक्सेलरेशन बताएगा। क्लियर ना? यस। If the instantaneous velocity of the particle is zero, will its instantaneous acceleration be necessarily zero? अच्छा, अगर किसी की instantaneous velocity zero हो गई, अगर कोई पार्टिकल है वो instantaneous velocity जाकर के रुक गया, उसकी velocity zero हो गई, उसकी velocity क्या हो गई, zero। क्या उसका acceleration zero हो जाएगा? नो, पक्का एग्जांपल दे सकते हो मुझे? डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी जीरो तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो आएगा हमेशा। चलो देखते हैं, आपने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, बोलो हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी कितनी, अभी ट्रेवल नहीं करेगा, ऊपर तो नहीं ट्रेवल करेगा, फिर कहां ट्रेवल करेगा, नीचे। हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, जी। अगर वहां पर एक्सेलरेशन नहीं लगता नीचे की तरफ तो वहीं पर जाकर के रुक जाता, आया ना? अगर ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लगता तो वहीं पर जाकर के रुक जाता ना। क्लियर नॉट क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? ओके ठीक है, चलो तुमने कह दिया यहां पर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा। अगर एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो change in what is acceleration? Acceleration equal to change in velocity upon time. Okay? Agree? Now acceleration आपने क्या कर दिया? Highest point पर acceleration क्या कर दिया आपने? Zero. Now change in velocity equal to zero. बना कितने पे अभी यहाँ पे? Zero पे बना हुआ है, और zero पे ही रहेगा। Zero पे ही रहेगा मतलब 10 से मस नहीं होगा, बोलो आएगा। समझ गए ना? तो ग्रेविटी के केस में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, बट एक्सेलरेशन लगता है। आपके हाथ से गेंद छूटी और ग्रेविटी लगना शुरू हुई। समझ में आई मेरी बात? आप कितना ऊपर भेज दो, कितना नीचे भेज दो, हमेशा जी लगेगा। समझ में आया? कुछ बताओ इसके बारे में, बोलो क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, जीरो, एक्सेलरेशन कितना, जी, कितना लगेगा, जी। समझ गए ना? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा बेटा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो पार्टिकल नीचे नहीं आएगा, पार्टिकल वहीं पे रुक जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी, लो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोलो हाँ, टाइम का मल्टीप्लाई जीरो के साथ, यानी डेल्टा v इक्वल टू जीरो। डेल्टा v का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू जीरो। v इनिशियल के यहाँ लाओ, मतलब v इनिशियल इक्वल टू v फाइनल। v इनिशियल कितना है, जीरो, फाइनल में कितना है, जीरो। वेलोसिटी 10 से मस नहीं होगा, रुका ही रहेगा। वेलोसिटी जीरो मतलब रुक जाओ, वेलोसिटी जीरो का मतलब रुक जाओ। आया समझ में? और क्लियर करो कि काफी है? चलो ठीक है, लिख लो। तो आंसर क्या
ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या एक बॉडी सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन? क्या एक बॉडी जिस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है? कैन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑलवेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन? नो। ओके, नो, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, आपने यहाँ पर एक वो ले लिया, एक बॉल रख दी यहाँ पे, चौक ले ली हाथ पे, चौक ले ली, ये ले लिया, देखा। अब मैंने यहाँ से इसको फेंका, कैसा पाथ है? पैराबोला। कैसा पाथ क्या है? पैराबोला। यदि जमीन में फेंकता अभी तो ये ऐसा जा करके गिरता, यहाँ से मैंने इस पे v वेलोसिटी लगाई तो ये गया 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 यहाँ आके गिर गया। बोलो हाँ, बोलो यस। क्लियर है ना? हाँ। यहाँ पर तो मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया, u दे करके। बोलो हाँ, मतलब मैंने इस डायरेक्शन में इसको फिक्स वेलोसिटी दे दी, बट जैसे मैंने हाथ से छोड़ा, जैसे इसके नीचे से प्लेन हटा, इस पर क्या काम करना शुरू कर दिया? ग्रेविटी। और ग्रेविटी बदलेगी या लगातार वही ग्रेविटी काम करेगी? अरे क्यों बढ़ेगी? ग्रेविटी फिक्स होगी ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट ग्रेविटी काम करेगी। समझ में आया? तो कैन ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म काम कर रहा है, तो इसका पाथ क्या स्ट्रेट लाइन है? नो, नॉट नेसेसरी। समझ गए ना? मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगे और पाथ स्ट्रेट लाइन हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? पाथ स्ट्रेट लाइन हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक और है, देखो सर्कुलर मोशन अभी हम पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मगर पार्टिकल का पाथ डायरेक्शन हमेशा उसकी वेलोसिटी की चेंज होती है, हमेशा। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्या एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म, बट डायरेक्शन कभी पार्टिकल नीचे देखता है, कभी इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कैसी डायरेक्शन है? चेंज हो रही है, तो इसका वन डायमेंशन मोशन होना जरूरी नहीं है। क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर हो गया? चलो, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is moving in a straight track with acceleration a. एक ट्रेन है, एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रही है। ठीक ना? A passenger drop a stone. एक पैसेंजर है ऊपर बैठ करके, ऊपर वाली सीट में बैठ करके स्टोन ड्रॉप करता है, पत्थर ड्रॉप करता है, एक पत्थर ड्रॉप करता है। ठीक ना? यस। What is the acceleration of the stone with the passenger? बताइए, पत्थर ड्रॉप करता है पैसेंजर के रिस्पेक्ट में, पैसेंजर के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा? किसका? What is the acceleration of stone with respect to passenger? Okay, acceleration equal to change in velocity upon change in time. पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? यस, दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, बोलो यस। एक ही गाड़ी में पत्थर है, उसी गाड़ी में पत्थर है, उसी गाड़ी में पैसेंजर है। दोनों की वेलोसिटी सेम या अलग अलग? सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो दोनों जब सेम वेलोसिटी से भाग रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू हाउ मच? चेंज इन, अब ये इसने ड्रॉप कर दिया तो आपको बताना है कि पैसेंजर जब इसको ड्रॉप किया, पत्थर को बाहर जाके ड्रॉप किया है इसने, ओके, बाहर ड्रॉप किया है या अंदर ड्रॉप किया है, आपको बताना है कि इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, ये आपके पास गाड़ी चल रही है, ट्रेन, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है? बोलो बच्चों, ए। ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है? ए। ए एक्सेलरेशन से ट्रेन भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। ओके, नेक्स्ट, पत्थर नीचे छोड़ा,
एक्सेलरेशन लग रहा है? जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दोनों 90 डिग्री पे लगेंगे, ये बात तो पक्की है ना, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन, गाड़ी तो ऐसी चलेगी तो एक्सेलरेशन भी वही चलेगा स्ट्रेट पाथ में, और ये नीचे जाएगा। नाउ नेट रिजल्टेंट के लिए वही वेक्टर रूल, कितने बीच का एंगल है? 90 डिग्री। ओके, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी और ग्री भी। नेट एक्सेलरेशन A नेट इक्वल्स टू वेक्टर का फॉर्मूला, पहले वेक्टर का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 90। आंसर कितना? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। नोट इट डाउन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला है दो वेक्टर के रिजल्टेंट का। अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर है वेक्टर a और दूसरा वेक्टर है वेक्टर b, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, मतलब इन दोनों वेक्टर का सम जो निकलेगा। हाँ बेटा, ये मैग्नीट्यूड ही तो निकला है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट एक ही है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये था, डायरेक्शन इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद आया? नहीं याद आया? डायरेक्शन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा tan थीटा से निकाला था, भूल गए क्या? रिवीजन करो। ओके यस, तो ये मैग्नीट्यूड निकलेगा बेटा, फॉर्मूला ये लिखो, रिजल्टेंट r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। यस, आंसर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है ना? नेक्स्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए व्हिच क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर? वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है? कम होता है, and it may be positive, negative और zero। ये तो बनता होगा ना? Simple. Draw the displacement time graph of a uniformly accelerated motion. What is its slope? चलो ड्रॉ करो। हाँ। What? Draw the displacement time graph for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion का displacement time graph करो। कैसा होगा बोलो? किसके किसके बीच में खींचेगा ग्राफ? VT। वेरी गुड। यस, VT। देखो ये गलत नहीं है, आपका कहना गलत नहीं है, बट ओ डिस्प्लेसमेंट टाइम बोला है। हाँ बताता हूँ, ये कैसा ग्राफ बोला है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। आपने क्या बोला? VT। आपने VT ग्राफ बताया है, बट हमने VT पूछा नहीं है। अगर VT ग्राफ बताओगे, VT ग्राफ बताओगे तो VT ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, मगर ST ग्राफ बताओगे तो ST ग्राफ जो होगा ये ऐसा आएगा। क्यों आएगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या देती? वेलोसिटी। बोलो हाँ। तो यहां पर वेलोसिटी कैसी आएगी? ये देखो, ये वाली आएगी वेलोसिटी tan थीटा 1। क्लियर? सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो ये उल्टा। अरे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कहां बात होगी? नहीं बोल रही हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कैसे बना तो डिस्टेंस टाइम कैसे? नहीं सर बात पर ये सब भी यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट ही होगा ना, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म में सारे एक जैसे होते हैं, ये कह रहे हो भैया? इसकी जगह अगर VT और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता, हाँ, तो वो स्ट्रेट लाइन होता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों होता? अरे भाई स्ट्रेट लाइन क्या होता? देखो, अगर वैसे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला है, अगर आप हमसे बोल रहे हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आए, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। बोलो हाँ। ये तो पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो पूछ लो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन आया मतलब कि स्लोप क्या है? कांस्टेंट।
थीटा, tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड। क्या देता है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन क्या? जीरो। अगर इसी डिस्टेंस टाइम का अगर आप बनाओगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये कैसा आएगा? ऐसा आएगा। समझ रहे हो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाओगे तो ये इस तरीके का आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुमसे 15 बार डाउट हो ना, 15 बार पूछो, क्योंकि चैप्टर को सीखना है टारगेट। नहीं तो ये डाउट तो साल भर तुम्हारा बना रहेगा, लिख के लोगों से भाई ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। अभी क्या दिख रहा है? जिस रेट से टाइम बढ़ रहा है उस रेट से डिस्टेंस बढ़ रही है। क्यों हो जाएगा? नहीं बोला, कभी नहीं बोला। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। पहली चीज तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी करो डिस्प्लेसमेंट के साथ करो, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ 9th क्लास का पोर्शन है, वो हटा दो दिमाग से, वो उसको मत करो। अब आपको डाउट ये है, आप ग्राफ मिक्स कर रहे हो। हमारे पास केवल दो ग्राफ है, एक है एसटी और एक है वीटी। समझ में आया? वीटी देखो, वेलोसिटी का बढ़ना और डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी 20 से 30 हो गई। देख बेटा, अगर वेलोसिटी 20 से 30 हो गई, पहले वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ, तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब ये हर सेकेंड में कितने मीटर ट्रेवल कर रहा था? 20 मीटर। और वेलोसिटी 30 हो गई, मतलब ये हर सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा? 30 मीटर। 30 मीटर पर सेकेंड मतलब हर सेकेंड में 30 मीटर ट्रेवल करेगा। तो चाहे तुम डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल में कांस्टेंट रहेगी अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ा रहा तो। बट अगर 20 से 30 पहुंचा है तो डिस्प्लेसमेंट एकदम से लिफ्ट मारेगी कि नहीं मारेगी? बोलो, आया समझ में? तो यदि डिस्प्लेसमेंट में तुमको एक्सेलरेशन दिखाना है, हाँ ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। अभी फटाक से बताओगे, देखना। बोलो, ये कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? कौन सा ग्राफ है ये? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि टाइम इंटरवल के साथ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। बोलो हाँ। अब कैसा बढ़ रहा है? फिक्स रेट से। कैसा बढ़ रहा है? फिक्स रेट से। तो एंगल यहां पे tan थीटा आएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखना है, ये बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, अब ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म तो है, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इसका फिक्स है। अब इसी ग्राफ को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ को आपको यहां पर बनाना है एसटी में, ठीक है ना? मतलब वेलोसिटी फिक्स रेट से बढ़े। ठीक है, एक मिनट तुमको समझाना थोड़ा सा इजी है। निशा ये बताओ कि पैराबोला जो होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ पैराबोला जाता था, याद है? इसका ग्राफ क्या जाता था? पैराबोला। सुनना बेटा, तुम भी समझना, ये 9th में तो इतना पढ़ रखा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 9th में ये जाता है, ये जाता है। बोलो हाँ। अब आ जाओ एसटी में। डिस्प्लेसमेंट होता है आउटपुट और टाइम होता है इनपुट। अगर ये ग्राफ है s इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है। बोलो हाँ। ये जाएगा ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ये ले लिया y की जगह s और ये ले लिया x की जगह t। बोलो यस, ठीक है ना? ठीक है, देखना s इक्वल टू टी स्क्वायर, s इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर है? वेलोसिटी निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट का क्या किया जाए तो वेलोसिटी आती है? डिफरेंशिएशन। क्या किया जाए? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, d बाई dt यहां पे कर दिया d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर। कितना आ गया? 2t। बोलो हाँ। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 2t। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम एक्सिस। बेटा t की पावर कितनी है? 1 है। t की पावर कितनी है? 1। t की पावर 1 मतलब लीनियर इक्वेशन। पावर 1 का इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या जाता है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन।
कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और भी विश्वास नहीं है, चलो लिखा देते हैं। वेलोसिटी का क्या किया जाए तो एक्सेलरेशन आ जाए? क्या? जोर से बोलो। इंटीग्रेशन। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे, a इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो a इक्वल टू dv बाई dt। याद आया? तो वेलोसिटी का क्या करते हो तो आता है एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन। चलो ये वेलोसिटी है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d बाई dt, v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2। t का कितना हो गया? 1। सब भूल गए क्या? t का कितना हो गया? 1। तो देखो वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट आया ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? पैराबोला। कैसा होना चाहिए? पैराबोला, डिग्री 2 का। समझे? अब देखो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? पढ़ना तो पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? कल आप लोगों ने इसी चीज का जवाब दिया है। भूल गए? देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? v इज इक्वल टू ds बाई dt। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। याद आया? कल पढ़ाया था। इस पॉइंट पर स्लोप देखो, ये है, कम है थीटा। इस पॉइंट पर स्लोप क्या बढ़ गया? थीटा 1। इस पॉइंट पर स्लोप क्या हो गया? थीटा 2। इस पॉइंट पर स्लोप थीटा 4। बोलो हाँ। अब स्लोप देखो, स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी एक फिक्स रेट से बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। क्लियर है? मालूम मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि ये ग्राफ होता तो फटाक से बता देते, बट आपको बोला गया डिस्प्लेसमेंट साथ बनाओ। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो एक पैराबोला आएगा। क्या आएगा? पैराबोला। बनाओ इसको। आप ऐसे समझ लो ना, नहीं तो बेस्ट मेथड डिस्प्लेसमेंट अगर t स्क्वायर का फंक्शन होगा, अगर टाइम की पावर 2 होगा, समझो, अगर डिस्प्लेसमेंट t का स्क्वायर होगा तो वेलोसिटी में t की पावर कितनी आएगी? 1। क्योंकि डिफरेंशिएशन करता क्या है? पावर को एक कम करता है ना। डिफरेंशिएशन क्या करता है? t की पावर को एक कम करता है कि नहीं करता? क्यों कम करता है? देखो फॉर्मूला, d बाई dx x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो अगर टाइम की पावर 3 है तो डिफरेंशिएशन करने पर टाइम की पावर कितनी आएगी? 2। तो यहां पर अगर टाइम की पावर 2 है, टाइम की पावर 2, t की पावर 2, तो डिफरेंशिएशन करने पर t की पावर 1 और उसका एक और डिफरेंशिएशन करने पर t की पावर 0। एक्सेलरेशन 2 आ गया, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? t स्क्वायर मतलब पैराबोला। t स्क्वायर मतलब पैराबोला। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं उठाओ। क्लियर नॉट क्लियर? आ गया समझ में? अगर इस क्लास को आप स्कूल में पूछेंगे, गारंटेड है ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको में भी। यदि जितना एक्सप्लेन हुआ, मुझे पता नहीं आप कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, बट चैप्टर की लास्ट में आप इसको पूरा कर लोगे अच्छे से, आप तभी कॉन्फिडेंस हायर वाला फील करोगे। जो मैंने आपको वर्कशीट दी है फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव, अगर आप वो लगाना स्टार्ट कर दो, तब आपको फिजिक्स ग्रिप में आना शुरू होगा। तो वो लगाइए और उसके डाउट लाइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, पहले नहीं बना, ले आओ सर पहला नहीं बना, करें कैसे बताइए। ओके, यस, इजी क्वेश्चन लास्ट। समीर, यस, इजी क्वेश्चन बेटा, राहत की सांस लो। ओके,
समीर went his bike from Delhi to Gurgaon at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से समीर चलता है गुड़गांव के लिए at a स्पीड दी है, ओके वेक्टर मत लगाना, स्पीड दी है, पहली स्पीड v1 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली से गुड़गांव पहुंचता है एंड कम बैक विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर को वापस आ जाता है। ओके, व्हाट हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, स्पीड पूछी गई है एंटायर जर्नी की। ओके, आपको स्पीड पूछी गई है, क्लियर? देखना कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। दिल्ली से गुड़गांव तक की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, बोलो डी, आया ना? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू डेल्टा डी, डेल्टा नहीं लगेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें क्या चेंज लगाओगे भाई? डिस्प्लेसमेंट चेंज पर डिपेंड करता है, स्पीड तो टोटल लेते हैं ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस, सॉरी स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब समीर गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लो डी और वापस आया तो कितनी डिस्टेंस चला? डी, क्योंकि डिस्टेंस पता नहीं है, डी डिस्टेंस चला, डी डिस्टेंस वापस आया। ओके, अपॉन जाने में कितना टाइम लगा? सपोज t1, आने